साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग पीसीएस मंत्रा की जो 3.0 बुक निकली है उसी का टेस्ट देख रहे हैं। ये प्रैक्टिस नंबर 2 है। ठीक है, पहला टेस्ट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख लीजिए। ठीक है, एक एक करके सारे टेस्ट देख रहे हैं हम लोग। फटाफट प्रश्नों को देखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और समय कम है। ठीक है, आज हमारा दूसरा टेस्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के किस स्थल से मम्मी जैसी आकृति प्राप्त हुई है। तो सैंधव सभ्यता से पूछा गया है कि ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ से मम्मी जैसी आकृति मिली है, तो वो है लोथल। ठीक है, लोथल से मिली मम्मी के उदाहरण प्राचीन मिस्र के साथ संबंध होने का अनुमान लगाया जाता है। लोथल जो है अहमदाबाद जिले के सरगवाला गांव से 2 किलोमीटर उत्तर में खंभात की खाड़ी में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि लोथल किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक काल के देवता और उनके प्रतीकों के गलत युग्म की पहचान कीजिए। ठीक है, गलत युग्म की पहचान करना है। पहला है रुद्र। रुद्र जो है औषधियों के संरक्षक थे, सही है। यम तूफानों के देवता नहीं थे, बल्कि जो है यम जो है सूर्य के ज्येष्ठ पुत्र, प्रथम अमर पुरुष तथा मृत्यु लोक के राजा के रूप में प्रसिद्ध थे। तूफानों के देवता को मरुत कहते थे। क्या कहते थे? मरुत। ठीक है, तो दूसरा हमारा गलत है। पर्जन्य वर्षा के देवता होते थे और आपस जल के देवता होते थे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा भी सही नहीं है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के जैन धर्म से संबंधित चित्रकला का प्रथम प्राचीनतम उदाहरण कहाँ से मिलता है, कहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये प्राप्त हुआ है आपका चित्तन वासल। ठीक है, चित्तन वासल जो है तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिला के चित्तन वासल गुफाओं से प्राप्त होता है, जिसे पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन ने बनवाया था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। ठीक है, कथन सही है देखना है। पहला है, महाजनपद काल में उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती व दक्षिण कौशल की राजधानी कुशावती थी, सही है। दूसरा है, अविमुक्त क्षेत्र अभिधान संगम तट पर स्थित प्रयागराज को कहा जाता है, गलत है। क्यों? क्योंकि संगम तट पर स्थित प्रयागराज को नहीं कहा जाता है, बल्कि काशी जो है काशी को अविमुक्त क्षेत्र अभिधान कहा जाता है। ठीक है, किसको? काशी को कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल पहला सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस काल को द्वितीय अशोक भी किस सम्राट को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कनिष्क को। कनिष्क जो प्रथम था उसको जो है कहा जाता है द्वितीय अशोक या देवपुत्र या पहाशुन शांगी कहा जाता है। ठीक है, कनिष्क जो है कुषाण वंश का महानतम शासक था, जिसने कुल 23 वर्ष तक राज किया। ठीक है, इसके राज्यारोहण की तिथि 78 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। ठीक है, कभी कभी ये पूछ लेता है, 78 ईस्वी मानी जाती है इसके राज्यारोहण की तिथि। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ ए सही है। अगला है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा? तो प्रयाग प्रशस्ति को सर्वप्रथम पढ़ा था कैप्टन ए ड्रायर। कैप्टन ए ड्रायर ने जो है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को पढ़ा था। ठीक है, सन 1834 ईस्वी में। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, कन्नड़ भाषा का प्रथम अभिलेख कहाँ से अभिलेख है? तो कौन सा अभिलेख है कन्नड़ भाषा का? तो बादामी अभिलेख है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। बादामी अभिलेख, जिसे पहले वातापी के नाम से जाना जाता था, चालुक्यों की राजधानी थी। यहाँ से कन्नड़ भाषा का प्रथम अभिलेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे भी सही है। अगला है, निम्नलिखित शासकों में से किसने अपने पिता के द्वारा विनष्ट किए गए हिंदू मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया? जिन ब्राह्मणों को कश्मीर से निकाले जाने के लिए बाध्य किया गया था, उन्हें स्वदेश आने के लिए प्रेरित किया, गौ हत्या निषिद्धि और सती प्रथा पर प्रतिबंध हटा दिया। तो ये कौन थे? तो ये थे जो है, ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये थे सुल्तान जैनुल आबिदीन। कौन थे? सुल्तान जैनुल आबिदीन थे। ठीक है, सुल्तान जैनुल आबिदीन 1420 से 1470 कश्मीर का शासक था, जिसने अपने पिता सिकंदर शाह की कट्टर धर्मांध नीतियों के बिल्कुल प्रतिकूल, उदार, जन कल्याणकारी और सहिष्णुतावादी नीतियों का अनुसरण किया। वह कुतुब उपनाम से फारसी कविताएं लिखता था। ठीक है, इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही है। अगला है, निम्नलिखित में से भक्ति संतों का कौन सा सही कालक्रम है? भक्ति संत आप जानते हैं, पढ़े होंगे, तो इसका सही कालक्रम हो जाएगा शंकराचार्य, रामानुजम और चैतन्य। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है,
शंकराचार्य का काल लगभग 8वीं शताब्दी, रामानुजन का काल लगभग जो है 1017 से 1137 ईस्वी तक, और चैतन्य का कार्यकाल 1486 से 1534 ईस्वी तक। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसके समय में दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया था? तो ये मिलाया गया था गयासुद्दीन तुगलक के समय। सर्वप्रथम गयासुद्दीन तुगलक के समय ही दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया। इसमें सर्वप्रथम वारंगल था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची को मिलाना है। ठीक है, सूची को मिलाना है अगले प्रश्न को। दीवाने इस्तिहाक, दीवाने इस्तिहाक फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित एक पेंशन विभाग था। ठीक है, किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा पेंशन विभाग था। दीवाने वकूफ़, दीवाने वकूफ़ जो था वो व्यय विभाग था, जिसे जलालुद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, ध्यान से सुनते जाइएगा। दीवाने कज़ा ममालिक, तो दीवाने कज़ा ममालिक एक न्याय विभाग था, तथा दीवाने मुस्त खराज राजस्व विभाग था। ठीक है, तो ये न्याय विभाग था और ये राजस्व विभाग था। ठीक, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्मारकों को उनसे संबंधित शासक से सुमेलित करके नीचे दिए कोड का सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो दोहरा गुंबद, दोहरा गुंबद सिकंदर लोदी से संबंधित है। ठीक है, किससे? सिकंदर लोदी से। अष्टभुजीय मकबरा शेरशाह से संबंधित है। सत्य मेहराबीय जो है बलबन का मकबरा, और जो है गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ध्यान से देखते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल काल में भक्ति संग्रह सुदामा चरित्र जैसी पुस्तकें की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये रचना की गई थी बीरबल के द्वारा। किसके द्वारा? बीरबल के द्वारा ऐसी रचनाएं की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही है? ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, किस युद्ध में मैसूर, मराठा तथा हैदराबाद के निज़ाम द्वारा संयुक्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध रहने का फैसला किया था? तो ये फैसला किया गया था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी। ठीक है, और इस युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों के विरुद्ध मराठों तथा निज़ाम की से संधि कर एक संयुक्त सैनिक मोर्चा बनाया था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। अगला प्रश्न है, देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कोड की से सही कथन का चुनाव कीजिए। पहला है कि भारत में सीमेंट का पहला कारखाना चेन्नई में 1904 में स्थापित किया गया था। बिल्कुल सही है। दूसरा है, श्री रामपुर बंगाल के सिरसा नामक स्थान पर भारत की पहली जूट मिल 1855 में जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा स्थापित की गई थी। ये भी सही है। तीसरा है, भारत में पहली कागज़ मिल 1859 ईस्वी में मध्य प्रदेश के नेपानगर में स्थापित की गई। गलत है। क्यों? क्योंकि प्रथम जो है कागज़ मिल जो है डॉक्टर विलियम कैरे द्वारा बंगाल में स्थापित की गई, ना कि मध्य प्रदेश के नेपानगर में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। बंगाल में स्थापित की गई थी, ये याद रखिएगा। किसके द्वारा? विलियम कैरे द्वारा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा आधुनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार की ओर पहला कदम बढ़ाया गया। तो ये कदम बढ़ाया गया जो है 1813 में। कब? 1813 में, जो ईस्वी में जब कंपनी का चार्टर एक्ट जारी किया गया, तो उसमें शिक्षा संबंधी एक धारा जोड़ दी गई। गवर्नर जनरल और उनकी परिषद कानूनी तौर पर यह निर्देश दे सकती है कि निजी क्षेत्रों के सैनिक नागरिक और व्यावसायिक खर्च और ऋण का ब्याज घटा देने के बाद पट्टे, राजस्व और मुनाफे से बची हुई रकम में से हर वर्ष कम से कम 1 लाख की कुल राशि साहित्य के पुनरुत्थान, पढ़े लिखे भारतीयों को प्रोत्साहन देने और भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों में रहने वाले को विज्ञान के विभिन्न विषयों को शिक्षा देने के लिए खर्च की जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है, मतलब सत्य कथन की पहचान करना है। पहला है, गुरुवायूर सत्याग्रह दलितों और पिछड़ों को मंदिर में प्रवेश को लेकर शुरू हुआ था। बिल्कुल, गुरुवायूर जो है सत्याग्रह जो शुरू हुआ था वो दलितों और पिछड़ों को मंदिर में प्रवेश को लेकर शुरू हुआ था। दूसरा है, सत्य शोधक समाज की स्थापना B.R. सिंधे द्वारा की गई थी। गलत है। क्यों? क्योंकि सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा 1873 में किया गया था। ठीक है, यह आंदोलन भी दलितों और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए चलाया गया था। ठीक है, B.R. सिंधे ने क्या किया था? B.R. सिंधे ने 1906 में डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है 1929 के शारदा अधिनियम द्वारा लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित की गई। तो ये निर्धारित की गई थी 14 वर्ष। ठीक है। लॉर्ड इरविन के समय शारदा अधिनियम 28 सितंबर 1929 को पारित हुआ, जिसमें लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 तथा लड़के की विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। ठीक है। इस अधिनियम को पारित कराने में विशेष प्रयत्न अजमेर निवासी डॉक्टर हरबिलास शारदा ने किया था। ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। अगला है द सिपाही इम्यूनिटी ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लेखक हैं आर.सी. मजूमदार। ठीक है। ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछा है। पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। गलत है। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दूसरा है पूना सार्वजनिक सभा, गोविंद रानाडे। इंडिया लीग, शिशिर कुमार घोष। बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, द्वारकानाथ टैगोर। तो पहला ऑप्शन हमारा सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस शहर में की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी पूना में। कहाँ पे? पूना में 12 जून 1905 को पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी भारत सेवक संघ की स्थापना की थी। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही है? ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है लखनऊ अधिवेशन 1916 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला है इसमें कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी दलों का सम्मिलन हुआ। सही है। यह पहला अवसर था जब लीग और कांग्रेस के अधिवेशन एक साथ हुए। दोनों सही है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस स्वतंत्रता सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की थी? तो ये की गई थी बाल गंगाधर तिलक द्वारा। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक ने गौ हत्या विरोधी समिति एवं लाठी एवं अखाड़ा क्लब की स्थापना की थी। ठीक है। तो ऑप्शन हमारा डी सही है। अगला है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मातंगिनी हजारा को। ठीक है। मातंगिनी हजारा को जो है बूढ़ी गांधी कहा जाता है। इनके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लगभग 6000 समर्थकों के साथ तामलुक पुलिस स्टेशन पर नियंत्रण के लिए जुलूस निकाला गया था। उसी भीड़ के नियंत्रण के लिए अंग्रेजों द्वारा चलाई गई गोली से इनकी मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को में कौन शामिल नहीं था जिन पर 1945 में दिल्ली के लाल किले पर मुकदमा चलाया गया? तो ये चलाया गया था मेजर राशिद अली। ठीक है। मेजर राशिद अली आज़ाद हिंद फौज के उन सैनिकों में शामिल नहीं थे जिन पर लाल किले पर मुकदमा चलाया गया था, जबकि जनरल शाहनवाज, मेजर गुरुदयाल ढिल्लों और कर्नल सहगल पर मुकदमा चलाया गया था। ठीक है। तो ऑप्शन हमारा डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि भारत का विस्तार उष्ण और शीतोष्ण दोनों कटिबंधों में। गलत है। क्यों? क्योंकि भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 अंश से लेकर 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश के मध्य पाया जाता है, अर्थात इसकी अवस्थिति उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधों में पाई जाती है, न कि उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधों में। पहला गलत है। दूसरा है मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। सही है। भारत की मुख्य भूमि से दक्षिणी सीमा कन्याकुमारी है। ठीक है। तो दूसरा तीसरा सही है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कोडप्पा क्रम की चट्टानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कोडप्पा के बारे में पूछा जा रहा है। पहला है इनका निर्माण विंध्यन क्रम की चट्टानों के अपरदन से हुआ है। गलत है। क्यों? क्योंकि कोडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण से हुआ है। दूसरा है इन चट्टानों में रूपांतरण देखने को मिलता है। दूसरा ऑप्शन सही है। फिर तीसरा है इसमें जीवाश्म की मात्रा उच्च मात्रा पाई जाती है। गलत है। ठीक है। और डी तो होगा ही नहीं। तो इसमें जो है रूपांतरण अपेक्षाकृत कम पाया जाता है और इन चट्टानों में जीवाश्मों का अभाव भी जो है देखने को मिलता है। ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? ठीक है। पहला है यह अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। गलत है। यह अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण नहीं है, बल्कि ये नवीन मोड़दार पर्वतमाला के उदाहरण है। ठीक है। तो पहला गलत है। दूसरा है इसमें ग्रीव खंडीय मोड़ तथा उल्टे भ्रंश पाए जाते हैं। सही है।
इनके निर्माण में दबाव की शक्तियों का योगदान होता है, ये भी सही है। उत्तर भारत के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के बारे में पूछा गया है, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे भी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, पूछा है, सुमेलित नहीं है। पहला है रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणी में ये स्थित है, सही है। दूसरा है देप्सा, देप्सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है, बल्कि देप्सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल में ही है, जम्मू में नहीं है, ठीक है। यह जो है कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है, ये याद रखेगा, देप्सा दर्रा जो है वो कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है। फिर माना दर्रा, माना दर्रा उत्तराखंड में है, ये कुमाऊं की पहाड़ियों में स्थित है, और नाथुला सिक्किम में है, जो कि भारत चीन के मध्य सामरिक महत्व वाला है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, डोंकिया दर्रा सिक्किम में है, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी है, जो कि सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदियों में शामिल नहीं है? सिंधु की सहायक नदियों में कौन शामिल नहीं है? तो वो है पूर्णा। झेलम, गोमल और सिगार जो है सिंधु की सहायक नदियां हैं, लेकिन पूर्णा नदी जो है ये ताप्ती की, किसकी? ताप्ती की सहायक नदी है, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चोलामू झील से निकलती है? तो चोलामू झील से निकलती है तीस्ता नदी। कौन सी? तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक है, जो सिक्किम में स्थित चोलामू झील से निकलकर बांग्लादेश के रंगपुर के पास ब्रह्मपुत्र यानी जमुना में मिल जाती है। इस नदी को सिक्किम और उत्तरी बंगाल की जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है, तो अगर ऑप्शन पूछता है कि सिक्किम एवं उत्तरी बंगाल की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, तो तीस्ता को कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। पहला है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिन राम में होती है, बिल्कुल सही है। ग्रीष्म ऋतु में भारत के आंतरिक भागों में तापांतर शीत ऋतु से अधिक होता है, गलत है। क्यों? क्योंकि जो है मध्य जून से लेकर लगभग 3 महीने तक यहाँ वर्षा होती है, और भारत में औसत वार्षिक वर्षा 112 से 125 सेंटीमीटर होती है। मेघालय का मासिन राम जो है वो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला है। देश के आंतरिक भागों में शीत ऋतु में दैनिक तापांतर ग्रीष्म ऋतु की तुलना में अधिक पाया जाता है, और भारत की औसत वार्षिक वर्षा 112 से 125 सेंटीमीटर होती है, तो ये सही है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। अगला है, लैटराइट मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? लैटराइट मिट्टी के बारे में पूछा जा रहा है, सही नहीं है। देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है। पहला है, ये भीगने पर में कोमल और सूखकर कठोर हो जाती है, सही है। ये लौह एवं एल्यूमिनियम से समृद्ध होती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तीसरा है, इसमें नाइट्रोजन एवं जैविक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, नहीं, इसमें जो है नाइट्रोजन और पोटास, चूना तथा जैविक पदार्थ की कमी होती है, ना कि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, सी गलत है। और ये प्रायः कम उर्वरता वाली मिट्टी होती है, ये डी सही है, ठीक है, तो हमारा सी सही नहीं है। पूछा था कौन सा ही नहीं है, सी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे शोला वन के नाम से जाना जाता है? शोला वन के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पर्वतीय वन को, ठीक है, पर्वतीय वनों को शोला वन के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी, अन्नामलाई तथा पालनी पहाड़ियों में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वनों को ही शोला नाम से जाना जाता है। इन वनों में मैग्नेलिया, लैरेल, सिनकोना आदि वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, मैटूर परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थापित है? तो मैटूर परियोजना स्थापित की गई है कावेरी नदी पे। किसमें? कावेरी नदी पे है, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है, ठीक है। पहला है, भारत की छोटा नागपुर पठार पेटी खनिज संपदा में सर्वोच्च पेटी है, बिल्कुल सही है। इसमें भारत का रूर, इसे भारत के रूर की संज्ञा दी जाती है, ये भी सही है, दोनों सही हैं, ठीक है। यह देश की समृद्धतम खनिज पेटी है जिसे रूर की संज्ञा दी जाती है। भारत के अधिकांश इस्पात खाने दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, कुल्टी, जमशेदपुर इस पेटी में स्थित है, इसलिए इसे भारत की लौह इस्पात पेटी भी कहा जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, 24वीं समांतर रेखा निम्न में से किन दो देशों के बीच है? तो ये है भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये कच्छ के पास भारत पाकिस्तान के बीच में है। इस रेखा को पाकिस्तान भारत पाक की औपचारिक सीमा रेखा मानता है, लेकिन भारत के द्वारा इसे अस्वीकार किया जाता है। भारत पाकिस्तान की औपचारिक सीमा रेखा रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित होती है, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है,
रॉकीज एंड एंडीज पर्वतों की उत्पत्ति का संबंध इनमें से किस युग से है? तो इसका संबंध होता है क्रिटेशियस युग से। रॉकीज और एंडीज पर्वतों की जो उत्पत्ति हुई है वो क्रिटेशियस युग, मेसोजोइक महाकल्प का अंतिम युग है, इसी में होती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है टिलाइट चट्टानों का निर्माण निम्न में से किस क्रिया द्वारा होता है? तो टिलाइट चट्टानों का निर्माण होता है आपके हिमानी निक्षेपण द्वारा। किसके द्वारा? हिमानी निक्षेपण द्वारा होता है। ठीक है, टिलाइट एक प्रकार की अवसादी चट्टान है। यह चट्टानें पुरातन जलवायु एवं महाद्वीपों के विस्थापन के स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। अगला है भारत की कश्मीर घाटी में निम्न में से किस प्रकार के वलन का उदाहरण है? तो ये वलन है, ये वलन होता है ग्रीवाखंड। ठीक है, ग्रीवाखंड होता है यानी नैपे। ठीक है, ये जब क्षैतिज संचलन से उत्पन्न होने वाला संपीड़न बल लगातार जारी रहता है तो वलन की एक भुजा टूटकर काफी दूर जाकर किसी अन्य प्रकार की चट्टान से पर चढ़ जाती है, तब इसे ग्रीवाखंड कहते हैं। भारत में कश्मीर घाटी एक ग्रीवाखंड का ही उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वार्टराइज चट्टानों का निर्माण निम्न में से किसके रूपांतरण से होता है? तो ये होता है कांग्लोमेरेट के द्वारा। ठीक है, कांग्लोमेरेट के द्वारा जो है क्वार्टर चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही है। अगला है ज्वालामुखी एवं उनकी अवस्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है ये पूछा जा रहा है। मेरापी है आपका इंडोनेशिया में, सही है। वेसुवियस इटली में है। मैना लोवा हवाई द्वीप में है। क्राकाटोवा म्यांमार में नहीं है, बल्कि जो है आपका क्राकाटोवा प्रसुप्त ज्वालामुखी है जो कि इंडोनेशिया में। कहाँ? इंडोनेशिया में, ये याद रखिएगा, इंडोनेशिया में है क्राकाटोवा। ठीक है, कहाँ है? इंडोनेशिया में। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही नहीं है और ऑप्शन डी हमारा सही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? वलित पर्वत कौन सा नहीं है? तो इसमें जो है ब्लैक फॉरेस्ट वलित पर्वत नहीं है। जब पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा चट्टानों में मोड़ या वलन पड़ जाते हैं तब इस प्रकार के निर्मित पर्वतों को वलित पर्वत कहा जाता है। ये सर्वाधिक ऊंचे एवं विस्तृत पर्वत होते हैं। हिमालय, रॉकीज, एटलस जो है वो वलित पर्वत का उदाहरण है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। किसका? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक झील का उदाहरण है? तो प्राकृतिक झील का उदाहरण है राकस-ताल। ठीक है, राकस-ताल जो है वो प्राकृतिक झील का उदाहरण है। उत्तरी अमेरिका की ग्रेट लेक्स है, विक्टोरिया झील है, न्यासा झील है, टांगानिका, डल झील, वुलर झील, मानसरोवर, राकस-ताल, ये सभी प्राकृतिक झील है। मानव निर्मित जो झीलें होती हैं जैसे गोविंद सागर झील, गांधी सागर, जयसमंद, राजसमंद, पिछौला, ये सारी जो है कृत्रिम झीलें हैं या मानव निर्मित झीलें। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित द्वीपों के लिए बड़े से छोटे के अनुसार मतलब क्रम में सजाना है द्वीप जो है बड़े से छोटे के अनुसार। तो पहला हो जाएगा ग्रीनलैंड, फिर न्यू गिनी, फिर बोर्नियो, फिर मेडागास्कर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जब जल प्रवाह में बहते हुए पदार्थ आपस में घर्षण कर छोटे हो जाते हैं तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को सन्निघर्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सन्निघर्षण। सन्निघर्षण क्या होता है? जब किसी जल प्रवाह में बहने वाले पदार्थ आपस में घर्षण करके छोटे हो जाते हैं। अपघर्षण क्या होता है? अपघर्षण वह होता है जब कोई जल प्रवाह में बहने वाला पदार्थ तल तथा किनारों को क्षारित करते हैं। संक्षारण क्या होता है? संक्षारण होता है जब घुलनशील जल चट्टानें जल क्रिया द्वारा घुलकर सैल से अलग हो जाती हैं। और जलगत क्रिया क्या होती है कि जब प्रवाह गति के कारण चट्टानों में होने वाली टूट फूट होती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। तो वी आकार की घाटी का निर्माण नदी की युवावस्था में होता है। कब होता है? नदी की युवावस्था में। ऑप्शन हमारा ए सही है। अगला है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह है पुदुचेरी। कौन सा? पुदुचेरी है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी सही है। जनगणना को ध्यान से पढ़ के जाइएगा, कम से कम 2 से 3 प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, अगला है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है आपका बिहार। कौन सा? बिहार। 1106 लगभग व्यक्ति हैं। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं।
अगला है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है आपका दादर नगर हवेली। ठीक है, दादर नगर हवेली जो है सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है। अगर सर्वाधिक साक्षरता की बात की जाए तो लक्षद्वीप है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य की बात की जाए तो बिहार है, और सबसे अधिक साक्षरता वाले राज्य की बात की जाए तो केरल है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को देश के प्रशासन में भागीदारी को संभव बनाया? तो ये था अधिनियम चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 में यह प्रावधान किया गया कि किसी भी भारतीयों को उसके धर्म, जन्मस्थान, रंग इत्यादि के आधार पर कंपनी के अधीन किसी पद या सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, सुमेलित नहीं है। पहला है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, बिल्कुल सही है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 में नहीं है, बल्कि मौलिक कर्तव्य भाग 4 का ए में है। किसमें? भाग 4A में। मौलिक कर्तव्य जानते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत इसको भाग 4A के तहत शामिल किया गया। ठीक है, तो 2B हमारा गलत है। संघ 5 में है और कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध भाग 16 में है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था का प्रावधान करता है, सही है। ठीक है, दूसरा है, भारत में अमेरिका की तरह अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास होती हैं, गलत है। क्यों? क्योंकि भारत में अमेरिका के विपरीत जो है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के अधीन रखा गया है, ना कि राज्य के अधीन। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। और भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, ये भी सही है, दोनों सही है। और ये इसका सही स्पष्टीकरण भी है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत किया जाता है? तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन हमारा डी सही है। निम्न में से कौन संविधान की छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? तो छठी अनुसूची में शामिल नहीं है आपका मणिपुर। ठीक है, छठी अनुसूची में 4 उत्तर पूर्वी राज्यों को शामिल किया गया है, वो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है AMTM, ये याद रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ए से असम, एम से मेघालय, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम। ठीक है, इनके जनजातीय क्षेत्रों को शामिल किया गया है, मणिपुर उसमें शामिल नहीं है, तो ऑप्शन हमारा सी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विधान परिषद के संबंध में पूछा जा रहा है। पहला है कि विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या, अच्छा पूछा कौन सा सही है? सदस्यों की संख्या 1/3 निर्धारित की गई है, सही है। विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 निश्चित की गई है। तो विधान परिषद में जो सदस्य हैं वो 60 नहीं बल्कि 40 निर्धारित की गई है। कितनी? 40। ठीक है, विधान परिषद के न्यूनतम सदस्यों की संख्या 40 निर्धारित की गई है, तो ऑप्शन दूसरा गलत है। तीसरा है, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, तो ये सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत शामिल नहीं है? देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो वो शामिल नहीं किया गया है धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। बाकी आप धर्म प्रचार कर सकते हैं, सिखों को कृपाण धारण करने, कृपाण मतलब होता है तलवार छोटी सी जो होती है, और उसके अलावा राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का भी अधिकार होता है, लेकिन धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं होता। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। सुमेलित करना है, एक तरफ राज्य दिए गए हैं, एक तरफ लोकसभा सीट दी गई है। ऐसे प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो बिहार में कितनी सीटें हैं? तो बिहार में है आपकी 40 सीटें। पश्चिम बंगाल में कितनी हैं? तो पश्चिम बंगाल में आपकी हैं 42 सीटें। महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में हैं 48 सीटें, और मध्य प्रदेश में हैं 29 सीटें। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
हमारा अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष। ठीक है। संसद की स्थायी समितियों में प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है। इस समिति का गठन सिर्फ लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, केवल लोकसभा के सदस्यों से किया जाता है इनका गठन। इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इनमें लोकसभा के कुल 30 सदस्य होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है। इसे लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। ये जरूर याद कर लीजिएगा। ऑप्शन हमारा सी सही। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है। पहला है भाग 20 में संविधान संशोधन है, सही है। 17 में राजभाषा है, ये भी सही है। भाग 11 में संघ एवं राज्यों के बीच संबंध है। भाग 18 में निर्वाचन नहीं है, बल्कि भाग 18 में क्या है आपका आपात उपबंध। क्या है, आपात उपबंध। ठीक है, भाग 18 में आपात उपबंध है और निर्वाचन जो है आपका भाग 15 में है। किसमें, निर्वाचन आपका 15 में है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा डी जो कि सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान एक अर्धसंघात्मक संविधान है। कथन और कारण वाला प्रश्न है। ठीक है, तो भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, सही है। दूसरा है, भारतीय संविधान में संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था के बीच संतुलन स्थापित किया गया है, ये भी सही है। और ये इसकी सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित कानूनों का समान संरक्षण का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो ये लिया गया है अमेरिका से। कहाँ से, अमेरिका से। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक समता के अधिकार का उल्लेख किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण का प्रावधान है। इसमें विधियों के समान संरक्षण को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि विधि के समक्ष समानता को ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, और कौन सा कथन सही है। पहला है कि इसके निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, गलत है। केवल निर्वाचित नहीं, बल्कि जो है इसके निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। दूसरा है, इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते, दूसरा सही है। तीसरा है, उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, गलत है। उपराष्ट्रपति के पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। कितनी, 35 वर्ष। 30 वर्ष नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा यहाँ बी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका द्वारा रिट जारी करने का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो रिट जारी करने का प्रावधान लिया गया है ब्रिटेन से। कहाँ से, ब्रिटेन से। संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, जिसके तहत अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की अधिकारिता है। ये रिट ब्रिटिश कानून से ग्रहण की गई है, जिसे विशेषाधिकार रिट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है हमारा, अनुच्छेद 358 राष्ट्रीय आपात के घोषित होने पर के तहत अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं, गलत है। क्यों, क्योंकि जो है अनुच्छेद 352 के अनुसार घोषित, ना कि अनुच्छेद 358। ठीक है, जो 358 लिखा है अनुच्छेद 352 के अनुसार घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, 20 और 21 को जो है छोड़ के, जबकि अनुच्छेद 359 के तहत 358 की जगह 359। ठीक है, 359 के तहत अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपात लागू होने पर 359 के तहत 19 द्वारा प्रदत्त 6 मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, तो ये यहाँ हो जाएगा 358। ठीक है, 358 दोनों उल्टा लिखा हुआ है, तो दोनों गलत है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। बहुत आसान प्रश्न है, अनुच्छेद 44। ठीक है, भाग 4 है संविधान का, उसमें अनुच्छेद 44 है।
राज्य के नीति निदेशक DPSP में, तो उसमें जो है समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 44। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है वो देखना है। पहला है अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद, सही है। अनुच्छेद 243A ग्राम सभा, ये भी सही है। अनुच्छेद 368 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, गलत है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान किया गया है, ना कि जनजाति। यहाँ जो जनजाति लिखा है इसकी जगह जाति हो जाएगा। ठीक है, SC का प्रावधान किया गया है, जबकि जनजाति आयोग का प्रावधान 338A में किया गया है। ठीक है, 338A के अंतर्गत। और अनुच्छेद 340 होता है पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान से। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ C सही नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सूची को मिलाना है। एक तरफ संबंधित राज्य दिए गए हैं, एक तरफ अनुच्छेद दिए गए हैं। कौन किससे संबंधित है? तो नागालैंड आपका संबंधित है अनुच्छेद 371 से, 371A से। ठीक है, असम संबंधित है 371B से। इसी तरह सीरियल से याद कर लीजिएगा, पहले नागालैंड 371A, फिर असम 371B, फिर उसके बाद मणिपुर 371C, फिर आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना 371D। ठीक है, ABCD इस तरह ये सीरियल से याद रखेंगे। असम, नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना। ठीक, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा A सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है? तो ये आरक्षित रख सकता है अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है। ठीक है, और अनुच्छेद 201 के अनुसार राष्ट्रपति या तो इस विधेयक को पर अनुमति देता है या अनुमति को रोक सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारा यहाँ पे B हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के परिप्रेक्ष्य में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? पहला है वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना नैमिषारण्य सीतापुर में की जाएगी, सही है। दूसरा है अयोध्या चित्रकूट के बाद देवी पाटन में भजन संध्या स्थल की स्थापना की जाएगी, गलत है। क्यों? क्योंकि जो है अयोध्या चित्रकूट के बाद प्रयागराज इलाहाबाद में जो है भजन संख्या स्थल की स्थापना की जाएगी। भजन संध्या स्थल की स्थापना कहाँ की जाएगी? अयोध्या है, चित्रकूट है, देवी पाटन नहीं बल्कि प्रयागराज। ठीक है, ठीक, प्रयागराज होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन A सही हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश में कितनी महिला PSC बटालियन का गठन किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका 3। ठीक है, 3 महिला PSC बटालियन का गठन किया जा रहा है। यह 3 महिला बटालियन लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में गठित की जा रही है। ठीक है, लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पूछा है। ठीक है, पहला है उत्तर प्रदेश में 25 राज्य विश्वविद्यालय, 3 मुक्त विश्वविद्यालय, 2 डीम्ड यूनिवर्सिटी अवस्थित हैं, गलत है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में 19 राज्य विश्वविद्यालय है, 25 की जगह कितना? 19। उसके अलावा जो है 1 मुक्त विश्वविद्यालय है, 3 नहीं 1। ठीक है, और 1 डीम्ड विश्वविद्यालय, यानी 2 नहीं 1। ठीक है, 1 डीम्ड विश्वविद्यालय। ठीक है, तथा 30 निजी विश्वविद्यालय हैं, 172 राजकीय महाविद्यालय हैं और 331 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय हैं। तो पहला गलत है। दूसरा है हाल ही में राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय एवं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को A++ नैक रैंकिंग प्राप्त की गई है, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो है हाल ही में गोरखपुर विश्वविद्यालय है, ना कि राम मनोहर लोहिया, एवं लखनऊ विश्वविद्यालय, ना कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को A++ रैंकिंग नैक रैंकिंग प्राप्त की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे D हो जाएगा, सॉरी C हो जाएगा। पूछा है कौन सही नहीं है, तो C सही नहीं है। ठीक है, D नहीं, C सही नहीं है। 1 और 2 दोनों सही नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला है हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान है। तो प्लास्टिक कचरा जो है उत्पन्न करने में 8वां स्थान है। कौन सा? 8वां स्थान है। ठीक है, तो महाराष्ट्र पहले स्थान पे है। ठीक है, और प्रति व्यक्ति कचरा निकालने के मामले में गोवा पहले स्थान पे है, जबकि सबसे कम प्रति व्यक्ति प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन के मामले में नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्य है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे D हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है बजट उत्तर प्रदेश 2023-24 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? बजट के बारे में पूछा जा रहा है। पहला कथन है हमारा कि
भारत की जीडीपी का प्रदेश योगदान 8% है, सही है। वर्ष 2023-24 के लिए जीएसडीपी में वृद्धि की दर 19% अनुमानित की गई है, यह भी सही है। पीएफएमएस पोर्टल द्वारा डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को धनराशि हस्तांतरण करने में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, ये भी सही है। और फिर उसके बाद है, गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश कौशल विकास नीति को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य है। गलत है, क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश कौशल विकास नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है, ये याद रखिएगा। गुजरात के बाद नहीं, भारत पहला ही राज्य है, दूसरा नहीं, पहला। ठीक है, उत्तर प्रदेश कौशल विकास नीति, ठीक है, को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। तो ऑप्शन हमारा डी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी का प्रारंभ किया गया। तो एनसीएपी प्रारंभ किया गया 2019 में। ठीक है, एनसीएपी यानी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का प्रारंभ वर्ष 2019 में किया गया। इसका उद्देश्य वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और निवारण हेतु एक व्यापक कार्य योजना तैयार करना है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे है, भारत स्टेज यानी बीएस मानदंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीएस काफी चर्चा में रहता है, पूछा है कौन सा कथन असत्य है। पहला है, भारत में यह मानदंड पहली बार 2000 में लागू किया गया, सही है। दूसरा है, 1 अप्रैल 2021 से BS6 मानदंड अनिवार्य किए गए हैं, गलत है। क्यों? क्योंकि जो है BS6 मानदंड 1 अप्रैल 2020 से अनिवार्य किए गए हैं, ना कि 2021 से। ये जो 2021 है यहाँ 2020 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, मतलब दूसरा गलत है, पहला सही है। 2020 की जगह 2021 की जगह 2020 हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा था कौन सा असत्य है, तो दूसरा सत्य है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोप्लास्टिक का आकार होता है? तो माइक्रोप्लास्टिक का आकार होता है आपका 5 मिलीमीटर से कम। ठीक है, माइक्रोप्लास्टिक का आकार 5 मिलीमीटर से कम होता है। इनमें माइक्रोफाइबर, फ्लेक्स, सीट या फोम आदि शामिल होते हैं। माइक्रोप्लास्टिक विभिन्न मार्गों से जल निकायों में प्रवेश करते हैं, जो विभिन्न रूपों में मनुष्य तक पहुंचकर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कन्वेंशन खतरनाक रसायनों के व्यापार से जुड़ा हुआ है? तो ये कन्वेंशन है आपका रॉटरडम कन्वेंशन। ठीक है, यह वर्ष 2004 में लागू हुआ। ठीक है, रॉटरडम कन्वेंशन 2004 में लागू हुआ और इसका उद्देश्य खतरनाक रसायनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में पक्षकार देशों के मध्य साझा जिम्मेदारी और प्रयासों को बढ़ावा देना है। इसमें कीटनाशकों और औद्योगिक रसायनों को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, पादपों की विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीकी कौन सी है? तो ये तकनीक ही होती है क्रायोबैंकी। कौन सी? क्रायोबैंकी। पादपों की विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीक क्रायोबैंक है, जहां 100 वर्षों से अधिक के लिए पादपों की विभिन्न प्रजातियों का संरक्षण किया जाना संभव होता है। ठीक है, इन विट्रो जीन बैंक में मध्यम अवधि यानी 2 वर्ष से कम के लिए संरक्षण किया जाना संभव होता है तथा फील्ड जीन बैंक विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण की पारंपरिक विधि होती है। ठीक है, सभी को बता दी, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, वन्य जीवों और वनस्पतियों के संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अधिसमय यानी साइट्स के किस परिशिष्ट में ऐसी प्रजातियों को शामिल किया जाता है जिनके निकट भविष्य में विलुप्त होने का खतरा है? तो ऐसी होती हैं परिशिष्ट वन। ठीक है, परिशिष्ट वन में जो है ऐसी प्रजातियां होती हैं जिनके निकट भविष्य में विलुप्त होने का खतरा होता है। परिशिष्ट 2 में ऐसी प्रजातियों को शामिल किया जाता है जिनके वर्तमान में विलुप्त होने का खतरा नहीं है, लेकिन इनके व्यापार को गंभीरता से नियंत्रित किए जाने पर यह विलुप्त हो सकती हैं। परिशिष्ट 3 में ऐसी प्रजातियों को शामिल किया जाता है जो कम से कम एक देश में संरक्षित हैं तथा साथ ही उस देश ने इन प्रजातियों के व्यापार को नियंत्रित करने में सहायता के लिए अन्य पक्षकारों से आग्रह किया है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला है, केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान यानी CMFRI तिरुवनंतपुरम में नहीं है और पहला ही गलत है। तो तिरुवनंतपुरम में अगर नहीं है तो कहाँ है? तो ये है आपका कोच्चि में। कहाँ पे? कोच्चि में। तो पहला ही हमारा गलत है। दूसरा है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI कोलकाता में, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग आपका कोयम्बटूर में है और भारतीय वन्य जीव संस्थान WII देहरादून में। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, ये छोटे छोटे दे देगा। ठीक है, शॉर्टकट ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा। ठीक है, कौन सुमेलित नहीं। आगे बढ़ते हैं।
अगला है सुमेलित करना है, ठीक है, मिलान, सही मिलान करना है, कौन सा, किस वर्ष हुआ। प्रोजेक्ट एलिफेंट आपका 1992, ठीक है, याद रखिएगा 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1973 में, ठीक है, और प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975 में। फिर उसके बाद विजन राइनो 2020 में, ठीक है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा पिरामिड सदैव ऊर्ध्वमुखी या सीधा होता है, ठीक है। तो वो होता है ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड जो है पारिस्थितिकी तंत्र में सदैव सीधा होता है, क्योंकि ऊर्जा के एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में स्थानांतरण से सदैव ऊर्जा की हानि होती है, जिस कारण किसी पोषण स्तर पर ऊर्जा की मात्रा उससे पहले के पोषण स्तर की ऊर्जा से सदैव कम होती है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जैव संचयन यानी बायोक्यूमुलेशन और जैव आवर्धन यानी बायोमैग्निफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। कौन सा विकल्प सही है। पहला है कि जो है जैव संचलन खाद्य श्रृंखला के प्रथम जीव में पर्यावरण में से किसी प्रदूषक के संद्राण का बढ़ना है, सही है। दूसरा है जैव आवर्धन में एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर पर जाने से किसी प्रदूषक का सांद्रण घटता है, गलत है। क्यों, क्योंकि जैव आवर्धन में एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर जाने पर किसी प्रदूषण का सांद्रण जो होता है वो बढ़ता है। इसके अतिरिक्त इन दोनों क्रियाओं में एक अन्य प्रमुख अंतर है कि जैव संचलन की प्रक्रिया में खाद्य और पर्यावरण से अवशोषित प्रदूषकों का सांद्रण निश्चित ऊतकों में होता है, जबकि जैव आवर्धन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भू जैविक रासायनिक चक्र गैसीय चक्र नहीं होता है। तो ये आपका जो है सल्फर चक्र जो है भू रासायनिक चक्र गैसीय चक्र नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे है अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, ठीक है, सुमेलित है पूछा है। पहला है राष्ट्रीय वन नीति 1952 में लागू की गई, सही है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, सही है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, यह भी सही है। तीनों सही है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर बायोमों का सही क्रम क्या होगा। अगर विषुवत रेखा से हम ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो बायोमों का क्रम जो होगा, देखिए जो वनस्पतियाँ उगती हैं उसके हिसाब से पूछा गया है। तो बायोमों का क्रम होगा वनीय, टैगा, टुंड्रा, ध्रुवीय। वनीय, टैगा, टुंड्रा, ध्रुवीय, ठीक है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता के संबंध में कथन और कारण दिए गए हैं। बायोडाइवर्सिटी के बारे में पूछा जा रहा है। कथन का हमारा कहता है कि जैव विविधता पृथ्वी पर समान रूप से नहीं पाई जाती है, बिल्कुल सही है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर प्रजातीय विविधता कम होती जाती है, ये भी सही है। कथन और कारण दोनों सही हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा भी सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के मापन का तरीका नहीं है। तो जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसके मापन का सही तरीका नहीं होता है डेल्टा विविधता। डेल्टा विविधता जो है जैव विविधता के मापन का सही तरीका नहीं होता है, बल्कि अल्फा, बीटा और गामा जो है विविधता, ये उसके मापन का सही तरीका होता है। अल्फा विविधता एक विशेष क्षेत्र, समुदाय या पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद प्रजातीय विविधता से है। बीटा विविधता क्या होती है, दो या दो से अधिक पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य प्रजातीय विविधता। और गामा विविधता होती है एक क्षेत्र के भीतर मौजूद विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में समग्र विविधता, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में सेबी द्वारा हाइब्रिड प्रतिभूतियों पर गठित समिति के अध्यक्ष कौन है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। तो इसके जो है अध्यक्ष हैं केवी कामत। केवी कामत को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर हाइब्रिड प्रतिभूतियों की बात हो रही है तो थोड़ा जान लीजिए कि हाइब्रिड प्रतिभूतियाँ हैं क्या। तो ये निवेश के ऐसे विकल्प होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक वित्तीय साधन उपलब्ध होते हैं तथा इनमें इक्विटी और बॉन्ड जैसी दोनों विशेषताएं होती हैं। उदाहरण के लिए अवसंरचना निवेश न्यास यानी इनविट, जो है एग्जाम में लास्ट ईयर पूछा गया था यूपीएससी के, ठीक है, इनविट। तो पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है पार्टिसिपेटरी नोट्स यानी पी नोट्स जिसे कहते हैं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, पहला है पार्टिसिपेटरी नोट्स के माध्यम से सेबी के अंतर्गत पंजीकृत होकर भारतीय शेयर बाजार में निवेश किया जा सकता है। गलत है। क्यों? क्योंकि पार्टिसिपेटरी नोट के माध्यम से सेबी के अंतर्गत पंजीकृत हुए बिना भारतीय शेयर बाजार में निवेश किया जा सकता है। इस प्रकार पार्टिसिपेटरी नोट्स के तहत निवेशक को अपनी जानकारी प्रकट करने की अनिवार्यता नहीं होती है। ठीक है, दूसरा है पार्टिसिपेटरी नोट्स पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक द्वारा एक विदेशी निवेशक को जारी किया जाता है। ये सही है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। हाल ही के वर्षों में इसका प्रयोग काले धन को सफ़ेद करने और फंड की राउंड ट्रिपिंग करने में बढ़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI की स्थापना किस समिति के अनुशंसा पर की गई है? तो ये की गई है आपके RN मल्होत्रा समिति के अनुशंसा पर, यानी भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना RN मल्होत्रा समिति की अनुशंसा पर वर्ष 1999 में एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है और यह संस्था बीमा और पुनर्बीमा क्षेत्र का प्रबंधन और विनियमन करती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाए। अगला प्रश्न है गुड्स ट्रेड बैरोमीटर सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ये आपका जारी किया जाता है WTO द्वारा। ठीक है, गुड्स ट्रेड बैरोमीटर सूचकांक प्रत्येक वर्ष विश्व व्यापार संगठन WTO के द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक विश्व व्यापार के लिए एक अग्रणी संकेतक है जो वैश्विक स्तर पर वाणिज्यिक वस्तु बाजार के संबंध में रियल टाइम जानकारी प्रदान करता है। इस सूचकांक का 10 से अधिक होना व्यापार में वृद्धि तथा 100 से कम होना व्यापार में गिरावट के संकेत होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 2023-24 में शामिल 7 प्राथमिकताओं में कौन शामिल नहीं है? तो इसमें शामिल नहीं किया गया है रोजगार सृजन को। बाकी हरित समावेशी विकास, हरित विकास, युवा शक्ति, इनको शामिल किया गया है। ठीक है, 7 प्राथमिकताएं कौन कौन सी हैं मैं बता देता हूँ। समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना, अवसंरचना और निवेश, सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है केंद्रीय बजट 2023-24 में कृषि ऋण का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो कृषि ऋण का लक्ष्य रखा गया है 20 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, 20 लाख करोड़ रुपए है, जो कि केंद्रीय बजट 2022-23 में 18 लाख करोड़ रुपए, 2022-23 में 18 लाख करोड़ था, जो कि 2023-24 में बढ़ के 20 लाख करोड़ हो गया है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है केंद्रीय बजट 2023-24 में कब तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये निर्धारित किया गया है आपका 2047 तक। कब तक? 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए एक मिशन की शुरुआत की जाएगी। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जुड़वा घाटे यानी ट्विन डेफिसिट की संकल्पना में सम्मिलित होता है? तो ट्विन डेफिसिट के बारे में अगर आपने पढ़ा है जरा भी, तो उसमें होता है चालू खाते का घाटा यानी करंट अकाउंट डेफिसिट प्लस राजकोषीय घाटा। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है गिनी गुणांक यानी गिनी कोएफिशिएंट का प्रयोग राज्य व्यवस्था में अर्थव्यवस्था में किसके मापन हेतु किया जाता है? तो ये किया जाता है आय असमानता को मापन के लिए। ठीक है, गिनी गुणांक का प्रयोग किसी अर्थव्यवस्था में विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के मध्य आय वितरण असमानता के मापन हेतु किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंक यानी डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स DSIBS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है। पहला है इस श्रेणी में केवल उन्हीं बैंकों को शामिल किया जाता है जिनकी संपत्ति देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के 2% से अधिक हो। सही है। दूसरा है वर्ष 2022 के लिए RBI द्वारा जारी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंक DSIB की सूची में 3 बैंक SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI शामिल किया गया है। दूसरा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 2022 के लिए जो है
जो जारी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंक की सूची है उसमें 3 बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है, SBI है, ICICI बैंक है और HDFC है, ना कि बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं है, SBI है, ICICI है और HDFC है, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सत्य पूछा है तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछा है। पहला है सेंट्रल पल्प पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, मेरठ में नहीं है, ये गलत है, कई बार बता चुका हूँ, ये सहारनपुर में है। कहाँ है? सहारनपुर में। पिछले जितने भी टेस्ट हुए हैं उनमें कई बार इसका जिक्र आया है, तो उसको सबको जाके ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, नेशनल इंस्टीट्यूट और बायोलॉजिकल्स जो है आपका नोएडा में है, और राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ में है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है राजघाट बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के जो है ललितपुर जिले में स्थित है। कहाँ पे? ललितपुर में। राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है और यह उत्तर प्रदेश के ललितपुर में स्थित है। यह उपप्रव और मध्य प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है, यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है, और इस परियोजना से सूखाग्रस्त बुंदेलखंड में सिंचाई और जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है सूची को मिलाना है, ठीक है। सूची वाले काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जरूर देख के जाइएगा। तो एस्बेस्टस आपका जो है शुरू करते हैं। ग्रेफाइड आपका जो है हमीरपुर। कहाँ? हमीरपुर। एस्बेस्टस आपका मिर्ज़ापुर, ठीक है, और यूरेनियम आपका ललितपुर, और क्वार्ट्ज आपका झांसी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। तो ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में। आगरा मत मार के आ जाइएगा, ठीक है। ग्रेटर नोएडा में है ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश के किन जिलों में लाल मिट्टी पाई जाती है? तो लाल मिट्टी आपकी पाई जाती है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और झांसी में, ठीक है। मुख्यतः यह बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। सामान्य तौर पर यह मृदा कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती है? तो वो एक अधातु होती है ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन एक ऐसा आधात्विक तत्व है जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित पर विचार कीजिए कौन सा सही सुमेलित है, ठीक। पहला है पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों का पृथक्करण प्रभाजी आसवन के द्वारा किया जाता है, सही है। मेथिल एल्कोहल का पृथक्करण भाप आसवन के द्वारा किया जाता है, सही है। बेंजोइक अम्ल का पृथक्करण ऊर्ध्वपातन के द्वारा किया जाता है, यह भी सही। तीनों सही हैं, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है सूची को मिलाना है, ठीक है, कोड का प्रयोग करके। तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग फलों के रसों के परिरक्षण में किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर में। किसमें? ब्लीचिंग पाउडर में। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में, और सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग पेट्रोलियम शोधन में किया जाता है, ठीक है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा इस हिसाब से देख लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है मानव के सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये किया जाता है इथोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? इथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके बारे में भी बता देता हूँ। बायोनिक्स में जो है जैविक में होने वाले गुणों का अध्ययन किया जाता है। बायोनॉमिक्स में जीवधारियों व वातावरण के साथ अध्ययन किया जाता है, और बायोनॉमी में जीवन के नियमों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कुनाइन जो है छाल से प्राप्त किया जाता है, सिनकोना की छाल से, ठीक है। यह मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त होती है। निकोटीन जो है तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है, ये भी सही है,
ठीक है। रेपरसीन, रेपरसीन आपका जो है जड़ से प्राप्त किया जाता है, ना कि तने से। इससे जड़ से। रेपरसीन है क्या? तो रेपरसीन राउलफिया सर्पेंटाइना की जड़ से प्राप्त किया जाता है, जिसका प्रयोग ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी में सही नहीं है। और एट्रोपिन जड़ से प्राप्त किया जाता है, जो कि बायलाडीला पौधों की जड़ों से मिलता है। यह आँख की पुतली को आकार की बढ़ाती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? ऐसा कौन सा पौधा है जो कीट पकड़ता है? तो वो होता है नेपंथस। नेपंथस एक कीड़भक्षी पौधा है जो कीटों को पकड़ता है, या प्रायः उन स्थानों पर उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, नेपंथस के अलावा घटपाड़ी, यूट्रिकुलेरिया भी कीड़भक्षी पौधे होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस पौधे को साकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके तुलसी के पौधे को। तुलसी के पौधे को जो है साकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा दी जाती है। तुलसी के पत्ते के अर्क में फ्लेवेनाइड, फिनॉल, सैपोनिन आदि पाए जाते हैं, जो इसके औषधीय गुणों में वृद्धि करते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, जल के प्रकाशीय अपघटन के लिए आवश्यक तत्व हैं, तो उसके लिए कौन से आवश्यक तत्व होते हैं? तो वो होते हैं मैग्नीज और क्लोरीन। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, जल के प्रकाशीय अपघटन के लिए आवश्यक तत्व मैग्नीज और क्लोरीन होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी नहीं है? सहजीवी नहीं है, तो इसमें से जो है आपका डायोनिया जो है सहजीवी नहीं होता है। ठीक है, डायोनिया एक प्रकार का कीटभक्षी है, या कीटों को पकड़कर नाइट्रोजनी युक्त पदार्थ ग्रहण करते हैं। बाकी कवक मूल, जड़ ग्रंथिकाएँ और लाइकेन जो है सहजीवी होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ सी हो जाएगा। अगला है, सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है कि मिर्च में तीखापन, कैप्सेसिन के कारण, लहसुन में गंध, एलाइंसिन के कारण, आलू का हरा रंग लाइकोपिन के कारण नहीं होता है, बल्कि आलू का हरा रंग सोलेनिन के कारण। किसके कारण? सोलेनिन के कारण होता है। आलू का हरा रंग सोलेनिन के कारण होता है। ठीक है, और जो है लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। ये आपने पढ़ा होगा। चने की पत्ती जो है ऑक्जेलिक एसिड होती है चने की पत्ती में, इसलिए खट्टापन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची को मिलाना है। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट मनुष्य की अस्थि से संबंधित है। सूती कपड़ा कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन होती है शरीर की संरचना और मरम्मत का कार्य करते हैं। और लाइपोप्रोटीन जो है रुधिर में वसा पदार्थ का संचरण करती है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये देखना है। ठीक है, तो पहला है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन जो है आपका आनुवंशिक लक्षणों के विकास का नियंत्रण करता है। कोलेजन प्रोटीन अस्थि के आधार पदार्थ का निर्माण करता है। कैसीन दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन है। ग्लोबिन प्रोटीन मक्के के पदार्थ में नहीं पाया जाता है, बल्कि ग्लोबिन प्रोटीन जो है रक्त में पाया जाने वाला प्रोटीन है। किसमें? ब्लड में, रक्त में पाया जाता है ग्लोबिन प्रोटीन, ये याद रखिएगा। और यह हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन का संवहन करता है। मक्के में पाया जाने वाला प्रोटीन जिन होता है। कौन सा? जिन। ठीक, तो ऑप्शन हमारा डी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, देखिए कथन दिए गए हैं दो और सही बताना है कौन सा है। पहला है, यकृत में हिपेरिन नामक पदार्थ बनता है, सही है। ठीक है, दूसरा है, यह यकृत में बनने वाला मुख्य पाचक पदार्थ है, गलत है। क्यों? क्योंकि यह रक्त वाहिनियों को जमने से रोकता है। ठीक है, और इसका कार्य जो है यकृत में मुख्य पाचक का नहीं होता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। एक सही है, दूसरा गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पाचन तंत्र का नहीं है? ऐसा कौन सा रोग है जो पाचन तंत्र का नहीं है? तो इसमें से है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों का जो है रोग होता है। इस रोग में हड्डियों की सघनता कम हो जाती है एवं अस्थि मज्जा की संरचना से हड्डियां कमजोर हो जाती है। ठीक है, बाकी पीलिया
हाइपोग्लाइसीमिया और पैटिक अल्सर जो ऑप्शन में दिए गए हैं, यह जो है पाचन तंत्र के रोग होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला है एथलीट फुट नामक बीमारी किसके द्वारा होती है? तो ये बीमारी होती है कवक फंगी के कारण। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? पहला है साइलिनोमीटर सौर विकिरण की तीव्रता मापते हैं, गलत है। साइलिनोमीटर का काम होता है किसी विलयन की लवणता को मापने वाला यंत्र है यह। ठीक है, और सौर विकिरण की जो है तीव्रता को सोलेरी मीटर से मापा जाता है। किससे? सौर विकिरण की जो तीव्रता होती है उसको मापा जाता है सोलेरी मीटर से। किससे? सोलेरी मीटर से। ऑप्शन पहला गलत है। दूसरा है ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति, तो दूसरा हमारा सही है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति यानी मापने वाला यंत्र है। फिर उसके बाद जो है फोनोग्राफ जो है द्रवों का विशिष्ट गुण माप नहीं होता है, बल्कि यह ध्वनि लेखक के काम आने वाला यंत्र जो है द्रवों की विशिष्ट गुण पिक्नोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, तो सी हमारा गलत है। डी है ओडोमीटर। ओडोमीटर का प्रयोग जो है वाहन द्वारा तय की गई दूरी का मापन, विद्युत प्रतिरोध का मापन और ओम मीटर से किया जाता है। ठीक है, तो विद्युत प्रतिरोध का मापन ओम मीटर से होता है और ओडोमीटर का प्रयोग जो है होता है आपका वाहन द्वारा तय की गई दूरी का मापन करने के लिए, तो ओम मीटर होता है। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध के मापन के लिए। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही है, बाकी ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन सही है, बाकी गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। ठीक है, सही है, बिल्कुल, ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। दूसरा है क्रांतिक ताप पर किसी द्रव का पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है। कथन भी सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊष्मा का स्थानांतरण सर्वाधिक तीव्र होता है? तो ऊष्मा का स्थानांतरण विकिरण द्वारा सर्वाधिक होता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला है निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? तो सबसे कम विचलन होता है आपके लाल रंग के प्रकाश में। ठीक है, लाल रंग के प्रकाश में विचलन कम होता है, जबकि बैगनी रंग के का विचलन सबसे अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है आपके हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा में। ठीक है, भारत का पहला इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर हरियाणा के फरीदाबाद में स्थापित किया जा रहा है। 100 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए इस सुविधा सेंटर में 1 घंटे के अंदर किसी बीमारी की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा सकेगी। यह डाटा सेंटर उच्च क्षमता वाले ब्रह्म सुपर कंप्यूटर सुविधा से सुसज्जित है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव किस देश में संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ था आपका इंडोनेशिया में। कहाँ पे? इंडोनेशिया में संपन्न हुआ था। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, हाल ही में भारतीय आयुष मंत्रालय द्वारा किस देश में आयुर्वेदिक शैक्षणिक पीठ की स्थापना की गई है? तो ये की गई है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में की गई है। ऑप्शन हमारा डी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स के सारे सवाल हैं, ध्यान से देखते जाइएगा। अगला है, 28 जनवरी 2022 को निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की 157वीं जयंती मनाई गई? तो ये जयंती मनाई गई थी लाला लाजपत राय की। किसकी? लाला लाजपत राय की जो है 28 जनवरी 2022 को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लाला लाजपत राय की 157वीं 157th जयंती मनाई गई। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के फिरोजपुर जिले में धुदुकी गांव में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला है, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गए हैं। तो वो पहले भारतीय हैं अमन सहरावत। कौन है? अमन सहरावत नाम है इनका। ठीक है, ये स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बने हैं। किसमें? अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। ठीक है, और ये स्पेन के पॉन्टवेड्रा शहर में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो 17 से 23 अक्टूबर के मध्य। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं।
अगला है सखारोव फ्रीडम पुरस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सखारोव फ्रीडम पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है यूरोपीय संघ के द्वारा, यूरोपीय यूनियन के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। वर्ष 2022 का सखारोव फ्रीडम पुरस्कार यूक्रेनी लोगों को दिया गया है। यह यूरोपीय संघ का प्रतिनिष्ठ अवार्ड है जो प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला है हाल ही में भारत द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण की गई अग्नि-P मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? अग्नि-P के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। पहला है यह सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है, सही है। इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है, ये भी सही है। इसका विकास रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने किया है, ये भी सही है। तीनों सही है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। कौन सा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है हाल ही में संपन्न 12वीं भारतीय रक्षा प्रदर्शनी डेफ एक्सपो 2022 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। डेफ एक्सपो के बारे में पूछा जा रहा है। इस प्रदर्शनी का आयोजन अहमदाबाद और गांधीनगर में किया गया था, सही है। इस प्रदर्शनी का मुख्य विषय गौरव पथ था, ठीक है, तो दूसरा सही है। इस प्रदर्शनी का फोकस अफ्रीका और IOR देशों के लिए रक्षा निर्यात को बढ़ावा देना था, तो ये भी सही है। तीनों सही है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 2022 का बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया था? तो ये दिया गया था द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडिया के लिए, ठीक है। जो है यह बुकर पुरस्कार श्रीलंकाई लेखक शेहान करुणा तिलका को दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास द सेवन मून ऑफ माली अल्मेडा के लिए दिया गया है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्रिकेट के महिला एशिया कप 2022 के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। पहला है कि भारत ने पहली बार महिला एशिया कप क्रिकेट जीता है, गलत है। क्यों? क्योंकि क्रिकेट का महिला एशिया कप 2022 भारत ने जीता है। इस कैप का आयोजन बांग्लादेश में किया गया था और जो है इस कप का फाइनल मैच बांग्लादेश के सिलहट में 15 अक्टूबर को खेला गया, जिसमें भारतीय टीम ने श्रीलंका की टीम को 8 विकेट से हराकर 7वीं बार यह खिताब अपने नाम किया है, ठीक है। तो पहला गलत है। दूसरा है फाइनल मैच में भारतीय टीम ने श्रीलंका टीम को पराजित करके यह कप जीता, सही है। यह महिला एशिया कप श्रीलंका में आयोजित किया गया है, गलत है। अभी जैसे मैंने बताया कि यह बांग्लादेश के सिलहट में जो है 15 अक्टूबर को खेला गया था, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, जो कि सत्य है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो भारत को रखा गया है 107वें स्थान पे। कौन से? 107वें स्थान पे, ठीक। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए है। हंसने वाली बात यह है कि भारत का पड़ोसी देश जो है 99 नंबर पे है और वहाँ लोग आटे की लाइन लगा के जो है आटा के लिए किल्लत में मर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये लोग यूरोपीय यूनियन वाले जो निकालते हैं, मतलब जो कंट्री एक है ना कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हिल्फे द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है, तो ये लोग एसी में बैठ के जो है बनाते हैं इस तरह का इंडेक्स और फिर निकालते हैं, तो भारत को नीचा दिखाते हैं, ठीक है। तो ये सब कहने वाली बात है, बट जो है भारत का स्थान 107वां रखा गया है और पाकिस्तान का 99 रखा गया है और पहली बार यह साल 2006 में जारी किया गया था। इसकी गणना जो है 4 संकेतकों के आधार पर की जाती है। कौन कौन से संकेतक हैं? पहला है अल्प पोषण, दूसरा है चाइल्ड वेस्टिंग, तीसरा है चाइल्ड स्टंटिंग और बाल मृत्यु दर। उसके आधार पर ये लोग आंकड़े निकालते हैं। तो भारत को जो है 107वें पे रख दिए हैं, ठीक है, 2022 में, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ये सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 36वें राष्ट्रीय खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। पहला है इन खेलों का आयोजन पहली बार गुजरात में किया गया, बिल्कुल सही है। इन खेलों में हरियाणा पहले स्थान पर रहा, गलत है। क्यों? क्योंकि हरियाणा पहले स्थान में नहीं रहा, बल्कि हरियाणा ने तीसरा स्थान जो है पाया है, ठीक। और इसका आयोजन गुजरात में किया गया, ये जानते ही हैं। और हरियाणा तीसरा, महाराष्ट्र दूसरा और 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन अक्टूबर 2023 में गोवा में किया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन तीसरा हमारा सही है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, पहला और तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है विश्व
बिलियर्ड चैंपियनशिप 2022 के खिताब के विजेता हैं? तो इसके विजेता हैं पंकज आडवाणी। कौन है? पंकज आडवाणी ने जीतकर जो है विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप 2022 का खिताब भारतीय खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने जीतकर इतिहास रच दिया। 8 अक्टूबर 2022 को कुआलालंपुर में खेले गए फाइनल में इन्होंने सौरभ कोठारी को 4-0 से हराकर 25वीं बार स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगला है, हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार चीनी उत्पादन के मामले में विश्व में पहले स्थान पे है। तो है पहले पे भारत, चीनी उत्पादन में पहले पे है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगला है, नोबेल शांति पुरस्कार 2022 विजेता एलिस बियालियात्स्की किस देश के निवासी हैं? तो ये निवासी हैं आपके बेलारूस के। यहाँ के? बेलारूस के हैं। नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के संदर्भ में निम्न कथनों पर कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, स्वस्थ सर्वेक्षण के बारे में पूछा है। पहला है कि इस सर्वेक्षण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश पहले स्थान पे है। सही है। इंदौर को लगातार 5वीं बार देश का सर्वाधिक स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। गलत है। क्यों? क्योंकि जो है इंदौर को लगातार 6वीं बार, ना कि 5वीं बार। जो यहाँ 5वीं लिखा है उसकी जगह क्या हो जाएगा? 6वीं बार। ठीक है, 6वीं बार जो है सर्वाधिक स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। और इस सर्वेक्षण में इंदौर भारत का पहला 7 सितारा कचरा मुक्त शहर बन गया है। तो ये सही है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है आशा पारेख को। किसको? आशा पारेख को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू ने 68वें नेशनल फिल्म पुरस्कारों का वितरण 30 सितंबर को किया था। इस पुरस्कार समारोह में मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख को वर्ष 2020 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी किए गए वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत 40वें स्थान पर है। इस सूचकांक में वर्ष 2021 में भारत किस स्थान पर था? तो भारत था जो है 46वें स्थान पे। ठीक है, मतलब भारत की स्थिति में सुधार हुआ है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, अक्टूबर 2022 में भारतीय जांच एजेंसी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI ने ऑपरेशन मेघचक्र नामक वैश्विक अभियान किस उद्देश्य से चलाया था? तो ये उद्देश्य था बाल यौवन के शोषण के खिलाफ। ठीक है, ऑपरेशन मेघचक्र जो है इसमें अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों और संगठित साइबर वित्तीय अपराधियों के संरक्षण में चल रहे बाल यौन शोषण के खिलाफ यह अभियान चलाया गया था। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला है, हाल ही में स्पेन में संपन्न विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते? तो भारतीय दल ने कुल 11 पदक जीते। कितने? 11। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला है, हाल ही में संपन्न जलवायु परिवर्तन से संबंधित 27वें शिखर सम्मेलन COP27 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन सत्य हैं? पहला है, इसका आयोजन मिस्र की अध्यक्षता में किया गया। सही है। फिर है दूसरा, स्पेन और सेनेगल ने संयुक्त रूप से वक्त लॉन्च किया। दूसरा सही है। ठीक है, और इरडा क्या लॉन्च किया? इरडा। यहाँ जो ये ऑप्शन लिखा है ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, IRDA, इरडा। ठीक है, यानी जो है स्पेन और सेनेगल ने संयुक्त रूप से इरडा लॉन्च किया। क्यों? क्योंकि जो है भविष्य के सूखे के खिलाफ तैयारियों को बढ़ाने के लिए सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। तो पहला हमारा सही है, दूसरा सही है। तीसरा है, भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। गलत है। क्यों? क्योंकि इसका नेतृत्व जो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसका नेतृत्व किया। ठीक है, तो तीसरा हमारा गलत है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 19 नवंबर 2022 को भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी। इस रॉकेट का नाम है? तो
इस रॉकेट का नाम रखा गया है विक्रम एस। ठीक है, भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस ने उसने 19 नवंबर 2022 को सफलतापूर्वक उड़ान भरी और 3 उपग्रहों को उनकी कक्षा में स्थापित किया गया। यह प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया और इसके साथ ही देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम में निजी क्षेत्र के प्रवेश का प्रारंभ हुआ। इस मिशन का नाम प्रारंभ रखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे जो है ये सही है। विक्रम एस का मतलब होता है स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में कीन स्वॉर्ड संयुक्त सैन्य अभ्यास जिन 2 देशों के मध्य हुआ, तो वो था जापान और अमेरिका। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, जापान और अमेरिका ने 10 से 19 नवंबर 2022 तक क्वीन स्वॉर्ड नाम से एक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया। इसका आयोजन दक्षिणी जापान में एक जापानी हवाई अड्डे और उसके आसपास कई स्थानों पर किया गया। ऑप्शन हमारा भी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन 2022 के संदर्भ में निम्न कथनों पर कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है पूछा गया है। पहला है, यह 17वां संस्करण था जो बाली में आयोजित किया गया। सही है। इसका सम्मेलन का मुख्य विषय मिलकर बढ़ें सशक्त बने था। गलत है। नहीं, सही है, सही है, सही। पहला सही है, दूसरा सही है। ठीक है, इस सम्मेलन का मुख्य विषय मिलकर बढ़ें सशक्त बने भी था। ठीक है, तीसरा है, सम्मेलन के मुख्य कार्यकारी सत्रों में एक रूस यूक्रेन संघर्ष था। गलत है। क्यों? क्योंकि इस सम्मेलन के एजेंडा के रूप में 3 कार्यकारी सत्र थे। पहला है खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य और तीसरा है डिजिटल परिवर्तन। तीसरा हमारा गलत है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। आज के हम अंतिम प्रश्न को देखते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है अचंता शरत कमल को। किसको? अचंता शरत कमल। यह टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। इनको जो है मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। तो ये रहे हमारे 150 प्रश्न आज के। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।